अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी है, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इमरान हुकूमत को शाबाश, कामयाबी अपने खाते में, कप्तान ने खबरदार कर दिया, पार्लियामेंट रबर स्टैम्प, क्राइम मिनिस्टर नैब सरबरा, मनी लॉन्ड्रिंग का गवाह खामोश और आमिर लियाकत उदास कर गए। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। दुनिया के 562 मुसलमानों की फहरिस्त में 3 बार मुंतखब हुए। बेहतरीन मुकर्रिर, शानदार मेज़बान, सियासतदान, इस्लामी स्कॉलर और रमज़ान नशरियात के बानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बोल फैमिली का हिस्सा भी रहे। कामयाब नशरियात और बेहतरीन प्रोग्राम्स किए, जो शो किया उसको अमर कर दिया। बोल फैमिली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को हमेशा याद रखेगी। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे कौमी इक्तिसादी सर्वे के बारे में। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट के सारे गोशवारे, सारे आदाद-ओ-शुमार इमरान हुकूमत के हक में, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले एक्टर्स के मुंह पर तमाचा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल हो गए। इमरान हुकूमत के बेहतर फैसलों से पाकिस्तान का GDP 6% रहा। हैरत अंगेज बात यह है कि GDP का हदफ साबिका हुकूमत ने 4.8% मुकर्रर किया था। ज़राअत, सनती और खदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हो गए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी। रवा माली साल 21 और 22 में मुल्की मईशत का हजम $383 अरब तक पहुँच गया। फीकस आमदन $1676 से बढ़कर $1798 हो गई। हुकूमत की मेहनत का फल मौजूदा हुकूमत की अपने नाम करने की नाकाम कोशिश। गुज़िश्ता हुकूमत की तरक्की के इतने सम्राट कि वफाकी वज़ीर ख़जाना भी खिताब में शर्माते रहे। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल हो गए। इमरान हुकूमत के बेहतर फैसलों से आज पाकिस्तान की GDP बेहतर हुई, 6% पर रही। हैरत अंगेज़ बात यह है कि GDP का हदफ साबिका हुकूमत ने 4.8% मुकर्रर किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अपने हदफ से भी आगे GDP की तरक्की हासिल की गई। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हो गए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी हैं। अप्रैल मार्च के महीनों में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस अचानक धचका लगा, जिससे तजारती खसारा, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। तजारती खसारा $45 बिलियन तक पहुँच गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत की कामयाबियां वज़ीर ख़जाना ने अपने खाते में डालनी। बेहतर फैसलों से पाकिस्तान की GDP बेहतर हो गई। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इक़्तिसादी सर्वे जायज़ा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, तिजारती खसारे, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मईशत की सिमत को सुधारने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का रूस से गंदम खरीदने का फैसला। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इस साल 30 लाख टन गंदम दरामद कर रहे हैं। साल भी जो नई GDP के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है रवा माली साल में, जो तखमीना है, और पुराने GDP के हिसाब से वो थोड़ी सी ग्रोथ कम होती, लेकिन जो नए तखमीने के हिसाब से ग्रोथ 5.97 है। मगर वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपे से बाहर हो गया है और आपको डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया है। GDP के तनासुब से भी ये पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा तरीन नंबर है। ये इम्पोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, तकरीबन 48% पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है कीमतें बढ़ने की वजह से, और दीगर क्वांटिटीज भी बढ़ी हैं। बिल्कुल हमारे टेक्सटाइल वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट ज़ाहिर है कि सिर्फ 28% बढ़ी है। तो आप लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त $45 बिलियन का हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत का सिमत है, अब उसको सुधारने की ज़रूरत है और हम दुनिया भर से कहीं से भी रेडी हैं। इस वक्त हमने पहला जो अप्रूवल दिया है G2G निगोसिएशन का, वो रशिया से दिया है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि गंदम भी आज इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इस साल 3 मिलियन टन गंदम हम इम्पोर्ट करेंगे।
माफियाज काबिज हो गए हैं। अब 3 गुना ज्यादा महंगाई होने वाली है। जो इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है वो यकीनन हमारे दौर की है और ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क सही राह पर था। जो रिपोर्ट पेश की गई वो यकीनी तौर पर PTI दौर की है। हमारे दौर में टेक्सटाइल के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। सर्वे के मुताबिक मुल्क 5.97% तरक्की कर रहा था। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे गए ज़र्रे मुबादला में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इमरान खान ने कहा कि 30 साल से हुकूमत करने वालों ने सिर्फ सियासत के लिए मंसूबे बनाए, डैम्स नहीं बनाए गए, जिसका खमियाजा आज हम पानी की कमी और लोड शेडिंग की सूरत में भुगत रहे हैं। इमरान खान ने कहा कोरोना के दिनों में लॉकडाउन नहीं किया तो तनकीद की गई। हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 5.74 हमारे तीसरे साल में इकोनॉमिक हमारी जो GDP है, जो सालाना दौलत है, उसमें इजाफा हुआ और ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री हमारी बढ़ी 7.2%। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बढ़ी है 32 अरब डॉलर। फिर रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ और जो रिकॉर्ड हुई 31 अरब डॉलर। 50 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान में डैम्स, बड़ी डैम्स बनाई गई। इन्होंने 30 साल मुल्क में हुकूमत की, कोई बड़ी डैम नहीं बनाई। तो आज ये नहीं है कि बिजली नहीं है, ये जो पिछले इन्होंने खुद प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उसको भी पूरी बिजली नहीं दे रहे। कोरोना वायरस पाकिस्तान में जब उसका सारी दुनिया में भी आई और हमारे मुल्क में आई तो सारी ही ऑपोजिशन ने कहा कि लॉकडाउन कर दो और उन्होंने मेरी तनकीद की कि तुम क्यों नहीं लॉकडाउन कर दो। आगे देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम गवाह खामोश और आमिर लियाकत सबको उदास कर गए। हुकूमत के पेश करदा इक्तिसादी सर्वे पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं ये हमारी हुकूमत का ही लिखा हुआ छापा है। जाहिद बताइएगा कि क्या कहना था साबिक वजीर खजाना का। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना और सेनेटर शौकत तरीन। बात करते हैं इनसे। आजकल अब जो हुकूमत है वो कह रही है कि पिछली हुकूमत जो है वो IMF के साथ मुआहदे कर गई थी जो ऑयल और बाकी प्राइसेस के हवाले से। क्या कहते हैं शौकत तरीन साहब इस हवाले से आप? नहीं देखें, तो जब IMF के साथ प्रोग्राम होता है तो बड़ा डिटेल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी जिसमें कि ऑयल पेमेंट्स की पेमेंट्स कैसे होंगी वो सारा बिल्कुल है और सारों के सामने है, वो वेबसाइट पे पढ़ लें वो। और उसमें ये था कि आपने क्योंकि हमने पहले जो पेट्रोलियम लेवी के मद में बजट में 650 अरब रुपये रखा था और जुलाई के बाद मैंने उसको अप्लाई नहीं किया था क्योंकि कीमतें बढ़ रही थी। तो मेरा ख्याल था ये कीमतें जब कम होंगी तो हम देख लेंगे। लेकिन वो कोई अक्टूबर नवंबर में जब हमारे इनके साथ फाइनलाइजेशन हो रही थी तो उन्होंने कहा यार चलो 650 तो ना करो, 350 ही कर लो और 4 रुपये हर महीने बढ़ा दो। तो वो बिल्कुल था। और उसके बाद उन्होंने कहा तो बाकी जो प्राइस है वो पास थ्रू होगी। तो जब हमने 28 फरवरी को इसको फ्रीज़ किया उस वक्त जो है वो 24 रुपये का सिर्फ हमारे पास वो था फ़र्क था डीजल पे भी उस पर। और जो 4 रुपये वाला था वो हमने अकाउंट फॉर किया हुआ था। जो मैंने पैसे 466 अरब रुपए रखे थे वो भी अकाउंट फॉर किया था। और $90 के ऊपर जो सब्सिडी ये 24 वाली थी ये भी 4 महीने की रखी थी। 267 बिलियन रुपए तेल की, 106 बिलियन जो है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी की। मौजूदा जो कल बजट आने जा रहा है, आप समझते हैं कि इसमें हुकूमत रिलीफ दे पाएगी? और इक्तिसादी सर्वे में जो फिगर दी हैं इसके ऊपर क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखें, मुझे तो जो भी अभी तक समझ आ रही है बजट की, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक बजट बना रहे हैं। ये मफरूज़ों पे बजट बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो इस वक्त जो है 20% पे चल रही है, मतलब SPI और वो जो दूसरी हेडलाइन है वो 13.84 है। और जैसे ही वो तेल की कीमतें बीच में आप फैक्टरिंग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फैक्टरिंग करेंगे, गैस फैक्टरिंग करेंगे तो 20 से प्लस चली जाएगी। तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ जाएंगे उससे भी ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं जनाब कि हम उसको 11.5 पे लेके आ जाएंगे। वो कहाँ से 11.5 पे लेके आ जाओगे
ये सारा कुछ जब बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ नीचे जाएगी, आपकी माशी तरक्की नीचे जाएगी। ये अभी भी 5% पे रख के बैठे हुए हैं, तो ये तो मफरूज़ों पे बन रहा है। ये तो इसके ऊपर आप यकीन ना कीजिएगा, ये जो बजट बना रहे हैं। इक़्तिसादी सर्वे के ऊपर क्या कहेंगे? इक़्तिसादी सर्वे तो बिल्कुल हमारी जो परफॉर्मेंस है उसकी छाप है, और ये उससे मुनर्रफ नहीं हो सकता। केसेस से बचने और अगला इलेक्शन जीतने के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुश्तरका इजलास में इलेक्शन और एहतसाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। केसेस से बचने और अगला इलेक्शन जीतने के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुश्तरका इजलास में इलेक्शन और एहतसाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। केसेस से बचने और अगला इलेक्शन जीतने के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने यह कदम उठाया। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन और एहतसाब तरमीमी बिल्स को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से इनमें एतराज़ात लगाए गए थे, लेकिन उन एतराज़ात को भी यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया और किसी मौसर अपोजिशन के ना होते हुए ये तमाम बिल्स मंजूर कर लिए गए। अपने एजेंडे पर इत्तेहादी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। इंतखाबी इस्लाहात का बिल, नैब तरमीमी बिल, ये तमाम बिल्स आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिए गए। इन बिल्स पर सदर मुमलिकत लगाए थे, उन एतराज़ात को दूर नहीं किया गया और सदर के एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए बिल्स पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिए गए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नैब का सरबराह बन जाएगा। इन्होंने NRO 2 के लिए हुकूमत के खिलाफ साजिश की। माफियाज के हाथ हुकूमत नहीं छोड़ सकता, जल्द अवाम को मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान ने अवाम को खबरदार कर दिया। शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर नैब का सरबराह बन जाएगा। मैं ऐलान करूंगा इंशाल्लाह एक ऐसा एहतजाज जो हमारे शहरी निकलेंगे और कम अज कम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये जो यहाँ इस मुल्क में हम सबके सामने ये जुल्म होता है, जिस तरह इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो जुल्म किया है पाकिस्तान की तारीख में, शायद किसी मार्शल लॉ में ऐसा हुआ। और ये जो FIR मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर FIRs काट दी। इन्होंने 3 दफा लॉन्ग मार्चेस की, कभी किसी के ऊपर कोई एक फायर किया टीयर गैस का, कभी हमने उनको तंग किया, रोड ब्लॉक्स किए, कंटेनर लगाए। ये आए थे इस मुल्क में अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए, ये आए थे NRO 2 लेने के लिए। अब जो पिछले 10 साल की चोरियां थी 8 से लेकर 18 तक, अब उसके लिए इनको NRO चाहिए था, जिसकी वजह से ये सारी साजिश इन्होंने की थी। ये जो इन्होंने तबाही की अपने 10 सालों में, अब क्या है, इनको सारी कौम देखेगी और ये सारी चीजों से ये बच जाएंगे। दूसरा काम ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से धांधली की तैयारी कर रहे हैं। तो और धांधली की तैयारी हो रही है, वो हम पूरी हल्का बंदियों के अंदर हमें नजर आ रही है चीजें, हम पूरा भी उस पर भी अदालत में जाएंगे। महंगाई कम करो, लोड शेडिंग बंद करो। PTI की खवातीन रहनुमा पार्लियामेंट के सामने बर्तन लेकर पहुंच गईं। आलिया हमजा और नौरीन इब्राहिम दरवाजे पर चढ़ गईं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। PTI ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट भी किया। पार्लियामेंट के दरवाजे पर महंगाई की गूंज, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। PTI खवातीन कारकुनान का महंगाई, EVM बिल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक का बिल खत्म करने के खिलाफ मुजाहिरा। अरकान सेनेट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ की खवातीन ग्रुप की सूरत में पार्लियामेंट के मेन दरवाजे पर पहुंची। महंगाई से तंग खवातीन ने बर्तन लेकर एहतजाज किया। महंगाई कम करो, लोड शेडिंग बंद करो के नारे लगा दिए। पुलिस और इंतजामिया ने उन्हें मेन गेट पर रोका। आलिया हमजा और नौरीन इब्राहिम पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ गयी। खान साहब की सरबराही में औरतें इसी स्ट्रगल का हिस्सा हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हकीकी आज़ादी दिला के रहे। मोदी के जो यार यहाँ बैठे हुए हैं वो भी वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करके खवातीन पर वही तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं। खवातीन ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे।
बड़े बड़े चोर खुद को NRO दे रहे हैं। ये इदारों को ख़त्म करने आए हैं, ये नैब को कमज़ोर करने और गवाहों को मिटाने आए हैं। ये इमरान खान को अल्लाह ने सुरखरू किया। रहनुमा PTI मलका बुखारी की गोलाबारी। कंवल शोज़म ने कहा कि जिस तरह सियासी कारकुनों पर शेलिंग की गई, ऐसे तो दहशत गर्दों पर भी नहीं होती। क्या ये जमहूरियत है? इतनी शदीद गर्मी में लोग लोड शेडिंग से परेशान हैं, मोदी के खिलाफ इनके मुंह नहीं खुलते। फैमिली और जरदारी फैमिली को अपने आप को NRO 2 देने से इमरान खान का जो बयानिया है वो सुरखरू हुआ है। आपने नैब कानून को इतना कमजोर कर दिया है कि ये NRO 2 के मुतरादिफ है। इमरान खान ने 26 साल कहा कि ये वो लोग हैं जो आवाम के पैसों के जामिन होकर चोरी करते हैं और इनका एहतसाब आईनी इदारों के ऊपर लाजिम है। हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने आए थे जब हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए हैं। 25 मई को भी हमारे साथ यही सलूक किया था। जब हम डी चौक पे पहुंचे, यही सारी खवातीन थी, आम आवाम थी हमारे साथ, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे थे। जिस वक्त हमारे ऊपर शेलिंग की गई है, जिस वक्त हमारे ऊपर कातिलाना हमले हुए हैं, क्या जमहूरी माशरों में इस तरह होता है? ना बिजली आ रही है, इतनी शदीद गर्मी में 9-9, 10-10 घंटे लोग बाहर बैठे रहते हैं। उस मोदी के आगे इनकी आवाज नहीं निकल रही। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार मकसूद चपड़ासी, जो कि इंतकाल कर गए, हरकतें कल बंद होने से इंतकाल कर गए। बैरून मुल्क मौजूद थे अपने इलाज की गर्ज से, लेकिन हरकतें कल बंद होने से वो इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद शरीफ ग्रुप के CEO के चपड़ासी थे। उनकी माहाना तनख्वाह 25,000 रुपए थी। उनके अकाउंट्स में भारी रकूम आने पर उनका नाम केस में शामिल किया था। FIA ने मकसूद चपड़ासी को इश्तिहारी करार देने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर रखी थी। मलिक मकसूद का इंतकाल 7 जून को हुआ, मगर उनके इंतकाल की खबर 2 रोज तक मीडिया से छुपाई गई, जिससे कि मामला पुरस्रार हो गया है। अहम तरीन गवाह खामोश हो गया। शरीफ ग्रुप के CEO के चपड़ासी मलिक मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद का इंतकाल दुबई में 7 जून को हुआ, मगर इंतकाल की खबर 2 रोज तक छुपाई गई, जिससे पुरस्रार मौत पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इंतकाल के वक्त मलिक मकसूद की उम्र सिर्फ 49 बरस थी। मलिक मकसूद शरीफ ग्रुप के CEO के चपड़ासी थे। उनकी माहाना तनख्वाह 25,000 रुपए थी, मगर उनके अकाउंट्स में 3.74 अरब रुपए डिपॉजिट किए गए थे। अकाउंट्स में भारी रकूम आने पर उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल किया गया था। मकसूद चपड़ासी को शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन भी कहा जाता था। FIA मकसूद चपड़ासी को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू कर रही थी। शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार डॉक्टर रिजवान की मौत के बाद मकसूद चपड़ासी की मौत पर सवालात खड़े हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तरफ से मीडिया को शेयर किए गए डेथ सर्टिफिकेट ने मामला मजीद पुरस्रार बना दिया है। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक इंतकाल 7 जून को हुआ, तो वज़ीर इत्तलात ने खबर मीडिया से 2 रोज तक क्यों छुपाई? PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं, गवाहों को रास्ते से हटाना इस माफिया का काम है। मकसूद चपड़ासी को भी रास्ते से हटाया गया है। शेख रशीद कहते हैं, मुमकिन है इन्होंने मकसूद चपड़ासी को कुछ दे दिया हो। और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम किरदार दुनिया में ना रहा। मरियम औरंगजेब ने मीडिया को मकसूद चपड़ासी का डेथ सर्टिफिकेट तो जारी किया, ताहम इस बात की वजाहत ना की कि मौत 7 जून को हुई तो वो 2 रोज तक इस मामले पर क्यों खामोश रहीं। हुकूमत की तरफ से 2 रोज तक इस खबर को छुपाने पर ये मुअम्मा मजीद पुरस्रार हो गया है। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवाहों को रास्ते से हटाना इस माफिया का काम है। मकसूद चपड़ासी को भी रास्ते से हटा दिया गया। फ़ारूक हबीब ने इस मामले पर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि पहले शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात से मुंसलिक डॉक्टर रिजवान की मौत हुई। अब इसी केस से मुंसलिक मकसूद चपड़ासी की दुबई में मौत ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। शरीफ माफिया सिसिलियन माफिया की तरह काम करता है कि तमाम सबूत, गवाहान, शरीक मुल्जिमान को रास्ते से हटा दो। शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुमकिन है उन्होंने मकसूद चपड़ासी को कुछ दे दिया हो। अब मसरूर को देखना चाहिए कहीं वो भी ना मर जाए। खबरों का सिलसिला जारी है। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुकर्रर, मेज़बान, नात-ख्वां और रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो कि अब हम में नहीं रहे, तदफीन बेटे की लंदन से वापसी के बाद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में वसीयत के मुताबिक होगी। मारूफ स्कॉलर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की थी। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं, आखिरी सदा
सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूदे गम से निकल गया हूँ। बहुत खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे। रमजान ट्रांसमिशन इस्लामिक शो के बानी, मुकर्रर, नातख्वां, मेज़बान, सियासतदान, एक नाम, मुख्तलिफ किरदार, कानून साज, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने चाहने वालों और मद्दाहों को अफसुर्दा छोड़कर चले गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 562 मुसलमानों की फहरिस्त में 3 बार नुमाया रहे। मरहूम की फैमिली ने पोस्टमार्टम करने से रोक दिया। भतीजे हामिद ने बोल न्यूज़ को बताया कि तदफीन बेटे अहमद की लंदन से वापसी के बाद होगी। बेटे की लंदन से फ्लाइट का वक्त अभी तय नहीं हुआ। खुदादाद कॉलोनी वाले घर के साथ में पहली अहलिया बुशरा और बेटी दुआ मौजूद हैं। तदफीन अब्दुल्ला शाहगाजी के मज़ार के अहाते में वसीयत के मुताबिक होगी। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को अस्पताल में मुर्दा हालत में लाया गया था। मरहूम के मुलाजिम जावेद ने बताया कि 7-8 साल से साथ हूँ, कहते थे मेरे साथ जुल्म हुआ है। आखिरी वक्त में डिप्रेशन का शिकार थे। मेरे पास 7-8 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। बस ये बोलते थे मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ जुल्म का, मेरे साथ नाइजायज़ी हुई है, बस मेरे को धोखा दिया, मेरे को धोखा दिया, बस यही बोलता था। ड्राइवर ने बताया कि हमें इस्लामाबाद जाना था। अंदर जाकर उनसे बात की तो वो बेसुध थे। दूसरा मैं डॉक्टर साहब को उठाऊं तो हम इस्लामाबाद निकले। जब अंदर गए तो अंदर देखा तो डॉक्टर साहब सोफे पे पड़े हुए। रमजान चीपा का कहना है कि आमिर लियाकत हुसैन ने वसीयत की थी कि जब इंतकाल हो तो सारे इंतजामात आपने ही करने हैं। बात होती थी तो वो यही कहते थे कि चीपा साहब, जब मेरा इंतकाल होगा, जब मेरा विसाल होगा तो आपने ही सारे इंतजामात को देखना। रुकने कौमी असम्बली का जस्ते खाकी सदखाने मुंतकिल कर दिया गया। आमिर लियाकत हुसैन कुछ अरसे से इल्जामात की जद में थे और उन्होंने मुल्क छोड़ने का ऐलान किया था। लियाकत हुसैन की मौत की वजूहात क्या थीं? क्या दिल का दौरा पड़ा या फिर कमरे में धुआं भर जाने के बायस मौत वाक़ई हुई? SSP ईस्ट के मुताबिक बज़ाहिर उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था और उन्होंने कुछ खाया हो ऐसा भी कुछ नहीं लगता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कुछ भी कहना क़ब्ल-अज़ वक्त होगा। दिल का दौरा पड़ा या जनरेटर का धुआं जानलेवा साबित हुआ? पुलिस वजूहात जानने के लिए तफ्तीश में मसरूफ। क्राइम सीन यूनिट के अहलकार घर से नमूने लेकर रवाना हो गए। SSP ईस्ट के मुताबिक आमिर लियाकत की मौत की इतला दोपहर 1:05 पर मिली। उन्हें आगा खान अस्पताल मुर्दा हालत में लाया गया। आमिर लियाकत के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था, न ही मुंह से झाग निकल रहा था। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ खाया हो। वजूहात का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। जो भी चीज़ है पता चलेगी उसके बाद, ऑटोप्सी के बाद के जी उनकी वजह मौत क्या थी। बहरहाल यहाँ हमारी टीमें काम कर रही हैं और अभी हम ये क़ब्ल-अज़ वक्त है कि हम बताएं कि किस वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। पुलिस सर्जन सुमैया सैयद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आमिर लियाकत की मौत की वजूहात का तयन अभी तक नहीं हो सका। दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह की जानिब से कहा गया है कि आमिर लियाकत ने उनसे माफ़ी मांग ली थी और उनकी जानिब से कहा गया था कि वो इतवार को लोधरा आएंगे और उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो इस वक्त इंतहाई दुख में हैं। हमारे नुमाइंदे ने लोधरा में उनसे बातचीत की है। मज़ीद जान लेते हैं साकिब मुश्ताक से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी, रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए। उनकी तीसरी बीवी दानिया हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ दिन कबल ही तनसीख निकाह का दावा वापस लिया। अब वो बेवा हो चुकी हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के जाने के बाद वो गमगीन हैं, गम में हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि उनके साथ बीते 3 माह कैसे रहे। बस सब कुछ बेहतर था। वो थोड़ी बहुत ही बातों में आ रहे थे। अम्मी से बात होती थी उनकी, मेरी तो इतनी नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने परसों ही मुझे मैसेज किया था, इंस्टा पे पर पोस्ट किया था जैसे, तो मैंने उनका अभी कोई जवाब नहीं दिया था। तो अम्मी से उनकी डेली बात होती थी, वो अम्मी से बात करते थे। ये बड़ी खुशाइन बात थी कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो राज़ीनामा हो गया और आप अभी कराची जाने वाली थी। अब उनकी आखिरी रस्मात में आप कराची शिरकत करेंगी? मैं तो भी नहीं, वैसे जाना चाहती हूँ लेकिन मेरी वालदा जाएंगी। मतलब आप आमिर लियाकत की आखिरी रस्मात में शिरकत करेंगे कराची, क्योंकि उनका बेटा भी लंदन से आ रहा है। जी बेटा आ रहा है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा प्यार करते थे। जिनकी बीवियाँ नाराज़ हैं और अपने खामंदों से दूर हैं, घरों में बैठी हैं और वो सारी ज़िंदगी बीत देती है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बस सुलह कर लें और इतना अपने खामंद को प्यार दें कि वो ना ही किसी की तरफ देखे ना चाहे, बस आपकी इज़्ज़त करे, कदर करे।
दानिया गमगीन है। उसकी वालदा आमिर लियाकत की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए कराची जाना चाहती हैं। चूँकि मेंबर कौमी असम्बली थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, तो उनको वो सरकारी जो वसाइल हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ ताकि ये कराची उनकी रसूमात में शिरकत कर सकें। आमिर लियाकत हुसैन ने 1994 में MQM में शमूलियत इख्तियार की और एक फ़ाल रुकन रहे। 2002 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2007 में सियासत छोड़ दी। 2018 में दोबारा सियासत के मैदान में कदम रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। है घेरा मेरे अपनों ने मुंह मुझसे फेरा, अब तो दीजिए सहारा मोहम्मद, दर्द से भर गया मेरा सीना। आमिर लियाकत हुसैन का सियासी करियर उतार चढ़ाव का शिकार रहा। सियासी सफर का MQM से आगाज और PTI में इख्तिताम। सियासी घराने में आँख खोलने की वजह से आमिर लियाकत को सियासत विरसे में मिली। उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन और वालिदा बेगम महमूदा सुल्ताना मारूफ सियासतदानों में से थे। आमिर लियाकत हुसैन ने 1994 में MQM में शमूलियत इख्तियार की और एक फाल रुकन रहे। वो बानी MQM के बहुत करीब समझे जाते थे। 2002 में पहली बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत 2004 से 2007 तक वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर के मनसब पर फाइज रहे। MQM के रहनुमाओं से इख्तलाफात के बाद 2007 में वजारत और असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया और सियासत को भी खैराबाद कह दिया। आमिर लियाकत ने 2018 में दोबारा सियासी मैदान में कदम रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। PTI की क़यादत से इख्तलाफात के बाद उन्होंने अलहदगी इख्तियार करने और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में साथ देने का ऐलान किया। कि कई साल बोल से मुंसलिक रहे, यहाँ पर उन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स किए और अवाम से खूब दाद समेटी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। उन्हीं के कोलीग रहे हैं, एंकर पर्सन हैं फ़हीम खान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, बहुत दुख की खबर है ये। आमिर लियाकत हम लोगों के कोलीग रहे, उनसे ऑफिस में मुलाकात रही और अचानक से भी खबर मिली तो सबके लिए हैरान कुन खबर थी। आगाह कीजिएगा, आपकी उनसे आखिरी मुलाकात PSL की ट्रांसमिशन के दौरान हुई थी और वो आपके प्रोग्राम में गेस्ट थे। कैसे उनसे बातचीत आपकी क्या रही और आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी? जी फ़हीम, कहिएगा। वैसे तो वो आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम PSL में गेस्ट थे, उसके बाद आपकी उनसे आखिरी बातचीत कब हुई? जी, मेरी 10-12 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी आखिरी मर्तबा। हेलो जी फ़हीम। हेलो जी फ़हीम, हम आपको सुन सकते हैं, कहिएगा। हेलो जी, मेरी आखिरी मर्तबा उनसे 10 तक नहीं आया। जब मैं खुद जाके तस्दीक करना जरूरी समझा, जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे पत्नीन से जिनके बयानात अभी आपने चलाए उन सब से मेरी बात हुई। फिर बुशरा भाभी वहाँ पर आई थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उस कमरे का मैंने मुआयना भी किया जिस कमरे में इंतकाल हुआ उनका। उस जनरेटर के पास से भी जो शवाहिद मिले पुलिस को, मैं वहाँ मौजूद था। फिर हम जिन्ना अस्पताल लेके गए आमिर भाई की बॉडी को, वहाँ से फिर छिपा सरद खाने में मुंतकिल कर दिया और इस वक्त अपने तासुरात दे रहे हैं कि खुदारा इस चीज को सियासी रंग ना दे। एक शख्सियत, एक अहम शख्सियत, एक मोतबर शख्सियत इस दुनिया से जा चुकी है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो उनका इनफरादी अमल है। खुदारा उसको जज करने की कोशिश ना करें, वो जा चुके हैं। उनकी जिंदगी में तो बड़ा मजाक उड़ाया उनका। कई मरतबा मुझसे भी खफा रहे हैं इस बात पे कि यार तुमने मेरा गेटअप कर लिया, तुमने ये कह दिया, तुमने वो कह दिया। पर अब उनके जाने के बाद मेरे ख्याल में उनकी मौत, बड़े खुश दिल इंसान, हर वक्त मुस्कुराते रहते थे और यकीन कीजिए मुझे डांटते भी थे तो बड़े भाई की तरह डांटते थे, बड़े प्यार से डांटते थे। हमेशा आके मुझे पकड़ लेते थे कि तुमने फिर मेरा गेटअप किया, तुमने फिर मेरे साथ जो है वो ये मजाक किया। और हमेशा एक उस्ताद की मैंने उनको जो है वो जगह पे रखा। जब मैंने रमजान ट्रांसमिशन अपनी जिंदगी में पहली मरतबा गोल्ड नेटवर्क से की तो सबसे पहला फोन आमिर भाई का आया और उनके अल्फाज मुझे आज भी याद है। उन्हें उस वक्त कोविड हुआ था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई मैं दुनिया से चला भी गया तो मैं एक और आमिर ले जाकर देखते हुए जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा आमिर भाई ऐसी बात ना करें खुदारा,
आपको अल्लाह पाक जो है वो लंबी उम्र दे, लेकिन अब आज उनकी बात सच हो गई और वो बड़ी खामोशी से ये बिल्कुल यकीन ना आने वाली खबर थी और ज़ाहिर है उनकी बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें भी हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। अभी 18 फरवरी की बात है जब वो हमारे साथ खेल का जुनून PSL की ट्रांसमिशन में मौजूद थे, दानिया भी उनके साथ थी, कितने खुशगवार माहौल में बातचीत हो रही थी, कितनी वहाँ हंसी मजाक चल रहा था, कितना बेहतरीन वो दिन था जब वो हमारे दरमियान थे और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। उस दिन की भी कितनी यादें आपकी और मेरी उनके साथ। हाँ फ़हीम, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। तो वो पानी की तरह थे, जिस रंग में मिलाते थे उन्हें उस रंग में ढल जाते थे। बिल्कुल। बड़ों के साथ बड़े बनते थे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। और बस यकीन कीजिए कि इस खबर पर यकीन करना इंतहाई अफसोस मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सका। आप ये देखिए अरबाब के मेरे लिए इतना नामुमकिन था इस पर यकीन करना कि मैं खुद उनके घर पहुंचा हूँ। जैसे ये खबर आई है मैं 15 से 20 मिनट में मैं उनके घर पहुंचा हूँ कि मैं इस बात पर यकीन करने के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं था कि ये हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कि ना बस वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे उस कमरे का मंजर। मैं उस कमरे में मौजूद था। इस दुनिया से तो चले गए लेकिन हमारे दिलों में बिल्कुल जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। यादें उनकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम खान, बोल के एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इत्तेहादियों में पैसों पर तलखी, सूखे पत्ते से बना शाहकार। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं एक बार फिर से आमिर लियाकत हुसैन की। मारूफ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत बोल से भी कई साल जुड़े रहे। रमजान ट्रांसमिशन हो या मजहबी प्रोग्राम, जो भी किया हमेशा अपने नाजरीन से मोहब्बत और खुलूस समेटी। बोल फैमिली से मुंसलिक रहने वाले आमिर लियाकत की कुछ यादें इस रिपोर्ट में। हाल उनके मद्दाहों को उदास कर गया। आमिर लियाकत ने मुतादिद टीवी शोज किए लेकिन बोल से भी कई साल जुड़े रहे। बोल फैमिली का हिस्सा रहने वाले आमिर लियाकत ने जो भी प्रोग्राम किया हमेशा अपने मद्दाहों के लिए किया। रमजान ट्रांसमिशन में बोल टीम का हिस्सा बने तो मालूमात का ऐसा खजाना आवाम को दिया कि देखने वालों ने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे और जब वो उन पर गुजरते तो आपस में उन पर आंखों के इशारे करते और जब अपने घर पलटते तो खुशियां करते पलटते। बोल की रमजान ट्रांसमिशन रमजान में बोल कलाम इस अंदाज से पढ़ा कि सुनने वालों के कानों में रस घोल दिया। मेहराब दिलो जामे देखो कंदीले इबादत रोशन है, इफ्तार सहर में बरकत का है बाब खुला रमजान में बोल। आमिर लियाकत ने बोल के लिए ऑडिशंस भी लिए। इस टायर पर आपने एक टांग से खड़ा होना तो आपको 4 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे हर एक में और 10 सेकंड तक खड़ा होना। कितने? 10 मिनट। आज ही सालों बोल फैमिली से मुंसलिक रहने वाले आमिर लियाकत की मौत की अचानक खबर ने मद्दाहों को उदास कर दिया। MNA और मारूफ एंकर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर मुल्क सोगवार। चेयरमैन PTI इमरान खान का दुख का इजहार, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इजहार अफसोस किया और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाइस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर समाजी हलकों की जानिब से दुख का इजहार किया गया। उनके मौत के हवाले से करार के दिया गया कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उन्हें बेजहा तनकीद का निशाना जो लोग बनाते रहे वही उनकी मौत के जिम्मेदार हैं।
अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो दारे फानी से कूच कर गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर समाजी हलकों की जानिब से दुख का इजहार किया गया। बोल न्यूज पर गुफ्तगू करते हुए MKM पाकिस्तान की रहनुमा खुशबख्त शुजाअत ने दिली दुख का इजहार करते हुए कहा, यकीन नहीं आ रहा हर दिल अजीज एंकर हम में न रहे। इल्म की उनके पास बहुत कसरत थी और उन्होंने बहुत पढ़ा था। जब अल्लाह ताला कुछ नेमतें देता है तो वो नेमत देकर भी आजमाता है और नेमत लेकर भी आजमाता है। सही बात। फारूक सत्तार ने कहा, अल्लाह ताला ने उन्हें खुदादाद सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने मजहब के फहम को आसान बनाते हुए इंसानियत की खिदमत की। काश वो अपने बोझ को जो उनके दिल पे था, जो गम था, और अगर डिप्रेशन का शिकार थे, कई ज़राए से बात की तस्दीक होती है अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते तो शायद ये नुकसान का सौदा ना करते। और लेकिन उनकी खुददारी उनके आड़े आ गई। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी से अपना गम शेयर नहीं किया। साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा ने इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। सियासत से हटकर उनकी जो खास तौर पर मीडिया के लिए जो खिदमात हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया था जिस तरीके से उन्होंने मीडिया पर प्रोग्राम किया, और बिल्कुल बोल के साथ जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, बोल के साथ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। समाजी कारकुन जफर अब्बास अपनी गुफ्तगू में जज्बाती हो गए। कहा, सोशल मीडिया पर उनकी बेतौकीरी की गई जो इंतहाई अफसोसनाक है। शायद दबाव में आकर इंतहाई कदम उठाया। किस तरह की मीम्स बनाई उस शख्स की, सोचना चाहिए था। उसकी जवान बेटी है, उसकी जवान बेटा है, माशरे में उसकी इज्जत सेटर है। वो भाई सही है, किसी पे कभी भी कैसे हालात आ सकते हैं। अगर कोई ज़हनी दबाव में उसको माफ कर दो। सियासी और समाजी रहनुमाओं ने उनकी मौत का जिम्मेदार उन सब को करार दिया जो मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाते रहे। मारूफ एंकर पर्सन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर हर आंख अश्कबार है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मौत से कबल शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। उनके साथी अदाकारों की जानिब से उनकी अचानक मौत पर इजहार अफसोस किया गया है। लियाकत हुसैन की मौत पर हर आंख अश्कबार है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर साहिर लोधी आपदीदा हो गए। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। इससे पहले कि हम लोगों को अपनी तनकीद की वजह से ऐसे डिप्रेशन में धकेल दें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस है। इट इज़। और मैं तो जाहिर है मेरे लिए तो I don't know what to say. Honestly, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। बोल न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल कुरैशी का कहना था, आमिर लियाकत साहब को डिप्रेशन से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका डिप्रेशन उनकी जान ले गया। रमजान ट्रांसमिशन आज अगर पूरे पाकिस्तान में हो रही है तो इट्स बिकॉज ऑफ आमिर लियाकत हुसैन। हकीकत यही है कि बेइंतहा इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने लोगों तक पहुँचाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी दुआओं में वो रहेंगे। निजी टीवी के एंकर पर्सन वसीम बादामी और खालिद अनम ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए मगफिरत की दुआ की। अब कुछ बात आने वाले बजट की। हुकूमत ने दावे और वादे तो कर लिए लेकिन शहरी कहते हैं खुशी से मर ना जाएं अगर एतबार होता। कोई उम्मीद नहीं कि ये हुकूमत महंगाई, लोड शेडिंग और बदअमनी को ख़त्म करेगी। कि वही सूरत हाल होगी, अवाम को कोई किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आइटम बम भी है, समझ लें, आम अवाम के ऊपर। बजट जो है वो बोलेगा लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो है कोई अवाम को रिलीफ मिलेगा। गरीब को जब रोटी नहीं मिलनी उसने बजट का क्या करना है? ये गवर्नमेंट नाकाम है। तो बजट में जो खर्चे बयान करने जा रहे हैं कि ये हमारे एक्सपेंस होंगे, उसका जो डेफिसिट है वो ये लोन से पूरा करेंगे। तो लोन लेंगे तो लोन में फिर अवाम का नुकसान है, फिर कल को प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर कल को बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता ये अवाम के किसी भी हक में होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ का मुझे बताएं, कौन सी चीज़ है जो सी बड़ी नहीं है? तो बजट तो वहाँ ये एक बड़ा बम है। पहले छोटे छोटे बम गिरते हैं अवाम के ऊपर। ये जो सा जिसका आप ये नाम ले रहे हैं ना, ये बजट, ये एक बड़ा बम है। ये जो अभी बजट पेश किया जा रहा है ये तकरीबन इससे मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। और ये IMF के जो शराइत है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके मुताबिक ये बजट पेश किया जाएगा। मौजूदा बजट में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ये तो पहले ही जो हमारे माहिरीन हैं उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है, तो उस पर हम मज़ीद क्या प्रेडिक्ट करें? देखिए, बजट से कोई ख़ास तवक़्क़ात नहीं है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं और IMF के जिस तरह शराइत आ रहे हैं तो मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इस हुकूमत से होगा कुछ भी नहीं। इससे बेहतर तो इमरान खान ही आ जाते हैं। आने वाले बजट से इंतहाई मायूस कुन दिखाई देते हैं। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे जीए तनवीर एक घर में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहरियों का आइंदा बजट के हवाले से क्या रद्द अमल है। जी तनवीर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कहते थे कि जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस शहर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। बजट तो आने वाला है, लेकिन शहरी जो हैं वो बजट से नाउमीदी तकरीबन दिखाई देते हैं। जो हालात हैं इस वक्त लाकानूनियत के, लोड शेडिंग के। एक खातून खाना मौजूद है, इनसे पूछते हैं आज क्या पकाया आपने? देख लो की पकाया। नहीं, क्या इसमें पूरी पड़ रही है? ना कुछ भी नहीं, पूरी कादी पैनी है। महंगाई इन्नी होगी, महंगाई ने लक तोड़े जना, हांडी रोटी भी नहीं पकती। शहबाज शरीफ साहब कहते मैं अपने कपड़े बेच के रोटी पूरी करूंगा। क्या बेच देन कपड़े बेच के फिर गरीब आवाम को पूरा कर जितों भी हुंदा। बजट के बारे में क्या कहेंगी? जानती हैं बजट क्या? नहीं, बजट ना कुछ भी। आपको बजट दुगने तिगने महंगाई इन्नी, आटा इन्ना महंगा, घ्यो इन्ना महंगा, ये जो पूरी भी नहीं होंदी। पूरी भी नहीं पड़ रही, ये तो हकीकत है। और आप क्या कहेंगे? मैं बहुत शुक्रिया जी ए तनवीर। और नाज़रीन, कल बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बजट पर ना देखना भूलिएगा। सारा दिन हम बजट पर आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।